शुभ संध्या। आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है अर्थनीति। अर्थनीति विषय पर आज हम बात करेंगे। अर्थनीति का मतलब होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की नीति, जिस रास्ते पर हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी, उसके लिए जो हम दिशा निर्देश या ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं, उसे हम अर्थनीति कहते हैं। इसके अंतर्गत हम कोटेशन संख्या 7330 से लेकर 7338 तक हम बात करेंगे। हमने कुछ बिंदु तैयार किए हैं, जिनके माध्यम से हम चर्चा को अंजाम देंगे। जो पहला बिंदु है, वह कहता है कि श्रम अभाव देशों की अर्थनीति भिन्न हुआ करती है, जबकि श्रम बहुल देशों की ये अर्थनीति श्रम अभाव देशों से अलग होती है। देखिए, इस बात को समझने के लिए पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि श्रम अभाव और श्रम बहुल है क्या। श्रम अभाव का मतलब है जिस देश में श्रमिकों की संख्या कम हो, और श्रम बहुल का मतलब है जिस देश में श्रमिकों की संख्या ज्यादा हो। भारत एक श्रम बहुल देश है, वहीं अमेरिका और पश्चिमी देश श्रम अभाव देश में आएंगे। आपको पता होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में लेबर नहीं मिलते, इसीलिए वहां पे अविकसित और विकासशील देशों से श्रमिक आते हैं। भारत से हमारे देश से बहुत लोग जाते हैं और वहां पे श्रमिक का काम करते हैं। इसीलिए उनकी नीतियां हमारी नीतियों से अलग है। जो आगे इसमें बात की गई है कि भारत में जो आर्थिक अन्याय है, उनका एक ही समाधान है: रोजगार में मानव श्रम की मांग का बढ़ना। मानव श्रम की मांग जब तक नहीं बढ़ेगी, साथ ही साथ उसकी कद्र, महत्व नहीं बढ़ेगा, तब तक हम आर्थिक अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था का लाभ निचले स्तर तक तभी पहुंचेगा जब श्रम शोषण बंद होगा। आजादी के बाद नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अर्थनीति के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया, आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था की नींव रखी, या कहें कि विस्तृत। इसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। लेकिन समस्या तब आती है जब समय के साथ हम उसमें फेरबदल नहीं करते, हम उसमें बदलाव नहीं करते, हम एक ही ढाले पर चलते हैं। यही हुआ आजादी के बाद। हमने समाजवादी ढांचा अपनाया, लाइसेंस राज कायम रखा।
जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। उसी के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आई और आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है कि दवा दवा जब बीमारी के समय खाया जाता है वह असर करता है, लेकिन जब बीमारी खत्म होने के उपरांत भी अगर हम दवा खाते हैं तो वह नुकसान करता है। यही बात हमारी अर्थनीति के साथ रही। हमने आजादी के समय जो व्यवस्था अपनाई वही व्यवस्था हम आगे भी लेकर आए, जिसका परिणाम हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो हमें बजट का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो बजट होता है वह घाटे का दिखाया जाता है। ऐसा जानबूझकर किया जाता है जिससे महंगाई, मुद्रास्फीति और अनेक आर्थिक भ्रम फैलाने में सुविधा हो। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे नीति नियंता मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी जैसे विषयों पर खूब बात करते हैं, खासकर महंगाई पर। ये इसलिए करते हैं कि आर्थिक भ्रम की स्थिति बनी रहे। जब हम आर्थिक नीति बनाते हैं तो हमें गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी और किसान, इन चारों का ध्यान रखना पड़ेगा। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे ये चार वर्ग उपेक्षित हैं। एक बात इसमें और कहना चाहता हूं जो आगे की कोटेशन में है, लेकिन यह बात हमने पहले कह दी है कि महंगाई, मुद्रास्फीति यह शब्दों की जादूगरी और बाजीगरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह आर्थिक भ्रम फैलाने का एक जरिया है। जो अंतिम कोटेशन है जिस पे हम बात करेंगे वह है कि जो हमारी गलत अर्थनीति है उसके कारण पांच समस्याएं दिख रही हैं। पहला, ग्रामीण और छोटे उद्योगों का बंद होकर शहरी और बड़े उद्योगों में बदलना। देखिए, आज से बहुत साल पीछे जाएंगे तो हम पाते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योग की प्रधानता थी। गांव में या छोटे शहरों में अपने घर में ही लोग व्यवसाय करते थे। ठेरा बर्तन बना रहा है, सोना बना रहा है, इसके अलावा और भी लोग अपना काम करते थे। लेकिन अब वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और वो जो व्यवस्था थी वह बड़े शहरों में जा रही है। दूसरा है किसान आत्महत्या। किसानों की आत्महत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कर्ज से परेशान होकर किसान आत्महत्या करते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह बहुत ही विकट समस्या है। तीसरा है पर्यावरण का दूषित होना। यह भी गलत अर्थनीति का ही परिणाम है। हमारे यहाँ गलत अर्थनीति है, उसी का परिणाम है कि पर्यावरण दूषित हो रहा है।
हम जब उद्योग लगाते हैं या और कोई अ, आर्थिक व्यवस्था लाते हैं, तो हम यह ध्यान नहीं देते कि हम वो कहाँ स्थापित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अभी बेंगलोर में डेटा सेंटर की स्थापना हो रही है। आपको पता है कि डेटा सेंटर जब बनता है तो वो बहुत बड़े क्षेत्र में बनता है, और उसमें पानी का बहुत इस्तेमाल होता है। और इसी की वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसका भरपूर दोहन होता है। बेंगलोर जैसे शहरों में ग्राउंड वाटर की जो समस्या है उसका कारण है डेटा सेंटर का बनना। डेटा सेंटर बहुत पानी लेता है। चौथा है आयात निर्यात का संतुलन। यह भी सबको पता है कि हमारा व्यापार संतुलन है वह असंतुलित है। हम आयात अधिक करते हैं, निर्यात कम करते हैं। और पांचवी है विदेशी कर्ज का बढ़ना। आपको पता है कि हम पे विदेशी कर्ज बहुत ज्यादा है। हमारी कुल जीडीपी का एक अच्छा खासा हिस्सा विदेशी कर्ज के रूप में है। तो ये पांच समस्याएं हैं जो जो हमारी जो राजनीति है उसकी वजह से हुई है। तो ये था आज का विषय परिचय, जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय पर रख देता हूँ। देखिए, जो हमारा अंतिम कोटेशन है जो ये कहता है ग्रामीण और छोटे उद्योगों को बंद कर शहरीकरण करना या बड़े उद्योगों में बदलना, वास्तव में यही पूंजीवाद का लक्षण है। और जितने भी हम समस्याएं देख रहे हैं या आज हमने जितने भी कोटेशंस लिखे हैं, ये सारे कोटेशंस लगभग लगभग उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। जब हम ये कहते हैं आर्थिक नीति समय बनाते समय गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, किसान, इन चारों की मिलीजुली स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे चाहे गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, किसान हो, वो बड़े उद्योगों के कारण जो है और शहरीकरण के कारण जो है उनका पतन हो रहा है। या लघु उद्योग हैं या ऐसे उद्योग हैं जो हाथों से किए जा सकते हैं, तो उन सब का जो पतन है वो एक तरह से देखा जाए तो यही बड़े उद्योगों के कारण हुआ है। और इन बड़े उद्योगों में जो महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग कई बार चर्चा हुई है। एकमात्र जो साधन है वो कृत्रिम ऊर्जा ही है। अब बात जो आती है कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में जब हम अपनी बात करते हैं, एक श्रम अभाव देश हैं, एक श्रम बहुल देश हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ श्रम अभाव देश हैं वहां पर अलग से नीति नहीं बनानी पड़ी। जैसे हम बात करें अ, इजराइल की, तो इजराइल को बाहर से अपने यहाँ जो है श्रमिक बुलाने पड़े। इसी प्रकार से ताइवान की बात करें तो उसने भी कहा हमें भारत से 1 लाख लोग चाहिए। तो जहाँ पर वो पहले से ही जो है श्रमिकों का अभाव है, वहाँ नीति की क्या आवश्यकता है, वहाँ तो उन्हें बुलाना पड़ रहा है। लेकिन नीतियाँ हम लोगों को बनानी पड़ेंगी। और जब हम बनाएंगी तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो टोटल बजट बनता है वो टोटल बजट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो। अब ये बजट क्या है इसको समझना आवश्यक है। तो एक वर्ष में किसी भी सरकार का कुल आय और कुल व्यय जो रहता है
उसका जो कैलकुलेशन होता है वो बजट कहलाता है। कोई भी सरकार अपनी अर्थनीति के लिए बजट जो है 1 साल का पूरा बजट बना लेती है। उसमें उसका पूरा खर्च का ब्यौरा, कितना टैक्स आया है, कितना गया है, वो सारा का सारा उसमें रहता है। बात आती है कि टैक्स तो आ रहा है, बजट तो बन रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है। तो पूंजीवादी व्यवस्था होगी तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों के हाथ में रहेगी मोनोपोली। और जब कुछ लोगों के हाथ में रहेगी तो जाहिर सी बात है कि ये अगर छोटे उद्योग बंद होंगे तो इसका प्रभाव जो है वो किसानों पर पड़ेगा, गरीब पर पड़ेगा, ग्रामीण पर पड़ेगा, श्रमजीवियों पर पड़ेगा। किसानों की आत्महत्या भी होगी, मशीनीकरण होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा, पूंजीवाद की तरफ बढ़ेंगे, छोटे उद्योग बंद होंगे, तो उससे पर्यावरण प्रदूषण भी जो है वो प्रभावित होगा। और जाहिर जाहिर सी बात है कि जब कुछ कुछ ही स्थानों पर प्रोडक्शन होना है, वो हरिद्वार में हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है या गुजरात में हो रहा है, तो अगर कुछ ही क्षेत्रों में हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो उस स्थान पर उत्पादन तो होगा, लेकिन उस उत्पादन को एक दूसरे जगह पर लाना ले जाना भी पड़ेगा। तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होगी, आयात निर्यात का जो असंतुलन है वो भी उसमें ऐड होगा। लेकिन अगर वो यही प्रोडक्शन लोकल हो जाता है तो लोकल होगा तो कैसे होगा, तो एकमात्र साधन है कि लघु उद्योग जीवित हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप पतंजलि का एक प्लांट हरिद्वार में भी लगा दें और ये चाहें कि आप ऋषिकेश के जो लोग हैं वो अपना भी उतना ही बड़ा प्लांट लगा लें। तो दोनों जगह लग जाएंगे प्लांट तो खपत कहाँ होगी, दोनों में कंपटीशन हो जाएगा। तो अपनी छोटी छोटी इकाइयां जो है, अगर वो अपने उत्पादन भर का, या मैं मानता हूँ कि 10 गांव का लोग मिल गए, 10,000 लोग मिल गए, 50,000 लोगों ने मिल करके एक अर्थव्यवस्था बना ली कि हम अपनी अर्थव्यवस्था के उत्पादन की जो चीजें हैं वो यहाँ से हम ले लेंगे। या शहर हैं, उन शहर वालों ने अगर कुछ एक एग्रीमेंट कर लिया कि यहाँ के 100 गांव हैं, इन 100 गांवों का जो उत्पादन होगा वो हम लोग इस रेट पे ले लेंगे। तो वहां पर जो है, जो उत्पादन करने वाला है वो, और जो प्राप्त हो रहा है वो, दोनों अपना जो है व्यवस्था को सीधे सीधे बना सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली खत्म हो जाती है। लेकिन फिर यहीं से बात शुरू हो जाती है कि करेंसी उसको भी चाहिए और करेंसी के बिना सामान नहीं आएगा। तो सोना चांदी या मुद्रा जैसी जितनी चीजें हम देखते हैं, उसकी जगह पर ये जो डिजिटल करेंसी है जिसको मानक बना दिया। तो हम लोग जो कल परसों चर्चा कर रहे थे कि वस्तु विनिमय के साथ मुद्रा विनिमय को भी चला दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह वास्तव में आप देखेंगे तो वस्तु को बेच रहा है, अपनी किसान अपनी जो है फसल को बेच रहा है, फिर पैसा ले रहा है, फिर उस पैसे से फिर वस्तु खरीद रहा है। तो अगर सीधे वस्तु दे करके ही वो सामान ले ले तो उसमें क्या समस्या है। लेकिन वहां से ट्रांजैक्शन और टैक्सेशन जो सिस्टम है वो कोलैप्स होता है, इसलिए सरकार वैसा करेगी नहीं। तो यहाँ छोटी छोटी इकाइयां अगर बनती हैं, कुछ लोग 10,000 लोग, 50,000 लोग मिल करके अपनी एक व्यवस्था का निर्माण करें और कुछ लोगों को आश्वस्त करने की जो आपका उत्पादन होगा वो आपका उत्पादन हम लोग ले लेंगे और वहाँ पे एक मिल की स्थापना कर देंगे। या खाद्य पदार्थों को प्रोसेस्ड जो फूड होता है, जैसे बिस्कुट बनते हैं या कुछ चीज़ें बनती हैं, तो छोटे छोटे जो है प्लांट्स लगाकर, लघु उद्योग लगा करके वहाँ एक व्यवस्था बनाई जा सकती है। इसमें ये भी होगा कि जो लोकल प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर जो लोकल जॉब्स है वो क्रिएट होंगी। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में फर्क पड़ जाएगा, आपका पर्यावरण में प्रदूषण पड़ जाएगा। आपको बाहर से जो कर्जा लेना है वो कर्जे लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो कर्ज लेने के, वो डेवलपमेंट के नाम पर ऐसा कर्ज लिया जा रहा है। उत्तराखंड में अगर देखा, मैं देखता हूँ कि लगभग 1 डेढ़ वर्ष पहले की ये स्थिति थी कि यहाँ पर जो है सरकारें बाहर से लेकर कर्ज जो है लेकर के पानी के पाइप नहीं बिछा रहे थे। लेकिन यहाँ लास्ट ईयर क्या हुआ, 1 2 सालों में वर्ल्ड बैंक से सरकारों ने कर्जा लिया, पानी का जो है वो पाइप बिछाया, और अब जो हम लोगों का बिल जो है उत्तराखंड जल पेय संस्थान से आता था, उसको उन्होंने अर्धनगरीय पेयजल संस्थान में कन्वर्ट कर दिया। तो एक तरफ से कर्जा लिया, दूसरी तरफ से कर्जा वसूलेंगे कहाँ से? तो जाहिर सी बात है हम ही से वसूला जाएगा। या फिर यहाँ से ऋषिकेश से जो पहाड़ों पर जो सड़क बनाई गई, अब इसमें जो है चार धाम यात्रा के लिए जो सड़क बन रही है, उस सड़क का पैसा कहाँ से आया है? तो वर्ल्ड बैंक से लिया है। और जाहिर सी बात है वह है कि वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है तो जिस जिस मार्ग पर वो पूरा काम हुआ है वो वर्ल्ड बैंक की संपत्ति हो जाती है। या तो जब तक आप अगर रिफंड कर पाएंगे तो ठीक है, रिफंड नहीं करेंगे तो वो एक तरह से वर्ल्ड बैंक का असेट माना जाता है। इसका परिणाम आप लोग देख ही रहे हैं।
आर्थिक असमानता बढ़ रही है। तो छोटी छोटी इकाइयां अगर मजबूत की जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो श्रम अभाव जो देश हैं, उनकी नीति ही अलग होनी चाहिए, और उनकी नीति ऐसी होनी चाहिए वहां पर लघु उद्योगों को जितना बढ़ाया जाए, यानी कि मानव श्रम की मांग बढ़े, तो ये एक इस समस्या का समाधान हो सकता है। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम दुनिया भर से नकल कर रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, और उसी को जो है अपनी व्यवस्था में लागू कर दे रहे हैं। जबकि हमारी अर्थनीति अलग बननी चाहिए, उनकी अर्थनीति अलग बननी चाहिए। उनका बजट केंद्रीयकृत हो सकता है, हमारा बजट जो है पूरी तरह से अकेंद्रीयकृत की नीति की पर आधारित होना चाहिए। हमारा बजट इस तरह से बनना चाहिए कि निचले पायदान से जुड़ा हुआ व्यक्ति और ऊपरी पायदान से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, दोनों का उसमें जो है संतुलन बन जाए। ऐसा ना हो कि कि श्रम के शोषण की नीति बनाने वाले व्यवस्था को हम खड़ी कर दें। और पूंजीवाद तो वास्तव में ऐसी व्यवस्था ही है। तो जो हम लोग कहते हैं लोक स्वराज या समाजवाद की बात करते हैं, वह उसी में संभव है। लेकिन समाजवाद का अर्थ भी ऐसा समाजवाद ना हो कि भारत में श्रमिकों को, श्रमजीवियों को आप बुद्धिजीवियों के विरुद्ध भड़का करके और साम्यवाद को सत्ता में स्थापित कर दें। मुझे तो आज सबसे बड़ी चुनौती ये दिखाई देती है कि जो समाजवाद की जो परिभाषा है वो इतनी विकृत हो चुकी है कि कोई भी उस परिभाषा को समझने के लिए तैयार नहीं है, और दुनिया में साम्यवाद ने ही खुद को समाजवाद के रूप में स्थापित कर दिया है। ऐसे में हमारी जो अर्थनीति बनेगी, या हम श्रमजीवियों के साथ कितना न्याय कर पाएंगे, ये एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्योंकि ये व्यवस्था न्याय करते हुए दिखती है, ये व्यवस्था आर्थिक असमानता को कम करते हुए दिखती है, लेकिन वो सिर्फ दिखाई देती है, वास्तव में वो है वैसी है नहीं। वह एक आभासी और परिकल्पना की जो दुनिया जो तैयार की जा रही है। और आज के कोटेशन में भी ये आया है कि ये केवल दिखाई देता है, वास्तव में उससे पृथक है। तो वास्तविक समाजवाद का अर्थ यही हुआ कि बजट ऊपर से नीचे तक जो है वह आर्थिक असमानता को कम करने में सहायक हो। और इसमें लघु उद्योग ही मुझे दिखाई देता है कि वो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हमारी अर्थनीति अलग बननी ही चाहिए। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैं 5-7 मिनट। जी बाबा जी। जा रही है आवाज? जी बाबा जी, आवाज आ रही है। जा रही है आवाज? हाँ, तो मैं आपको 5-7 मिनट अपनी बात समझा दूं कि हम लोग एक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक संशोधित समाज व्यवस्था समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम जो समाज व्यवस्था प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। समाज व्यवस्था चलेगी आपसी सहमति के आधार पर। जो सहमत होगा वो योजना बनाएगा, मिलकर के योजना बनाएगा। जो योजना बनाएगा क्रियान्वित करेगा। ऐसे जो सहमत लोग हैं, वे लोग मिल करके योजना बनाएंगे, कार्य करेंगे। अगर कोई असहमत होता है तो वह अपने तरीके से सहमति बना करके कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। किसी को कोई बलपूर्वक रोका नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक दूसरे की स्वतंत्रता पर कोई आक्रमण करेगा, दबाएगा, तब राज्य की भूमिका होगी कि राज्य उसके साथ बल प्रयोग
प्रयोग करें। इसमें हमको बल प्रयोग करने की, सीखने की भी कोई जरूरत नहीं है। राज्य हमें सुरक्षा और न्याय की गारंटी देगा। सब बात अपने आप निपट जाएगी। मैंने आज 12 मिनट का एक रिकॉर्ड कराया है। कल कराया था, आज ज्ञानेंद्र जी को भेज दिया था। उस रिकॉर्ड में भी मैंने यह बात साफ कर दी है कि आज से 8 वर्ष पहले हम लोगों की तरफ से, हम माने माने जाते हैं गांधीवादी विचारों के, अहिंसक, अहिंसा और सत्य, इन दो के आधारित समाज व्यवस्था बने, यह बात करने वालों में मेरा नाम ऊपर रहता है। तो उस समय मैं आचार्य पंकज, पंकज जी को आप लोग, बहुत लोग जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते होंगे। चलिए, मैं आचार्य पंकज, राम बहादुर राय और कभी कभी रामवीर श्रेष्ठ कभी हमारे साथ जुड़ जाते थे, कभी अलग सोचने लगते थे। तो हम लोग 3.5 लोग, मैं, आचार्य पंकज, राम बहादुर राय, हम लोग मिल करके नई समाज व्यवस्था का प्रारूप प्रस्तुत किए थे। बड़ी लंबी बहस चली थी। 2017 तक आप लोगों को थोड़ी बहुत मामूली जानकारी होगी कि 2009 में हम लोगों ने अन्ना से भी बड़ा आंदोलन करने का प्लान बना लिया था, और योजना ये बन गई थी कि हम सरकार को पलट देंगे। सारी व्यवस्था गांधी मार्ग पर चलेगी। ये बात है 2009 की। हम लोग राष्ट्रपति से मिलने भी गए, धमकी देने के लिए। लेकिन जिनके नेतृत्व में जाना था, अमरनाथ भाई के, अमरनाथ भाई पीछे हट गए। हम लोगों की योजना पूरी फेल हो गई। उस समय दुबे जी हम लोगों के साथ थे। भाई फेल हो गई तो फेल हो गई योजना। उसके बाद फिर ये सामने आए अरविंद केजरीवाल। ये 2009 के बाद आए। 2008 में ये फिर बंद होना था, तो हम लोग फेल हो गए उस समय।
लेकिन फेल भले ही हो गए, काम हम लोगों ने बंद नहीं किया, फिर काम जारी रहा। संघ से हम लोगों का उस समय थोड़ा मतभेद था, क्योंकि हम ये मानते थे कि समाज सबसे ऊपर है। संघ मानता था कि राष्ट्र सबसे ऊपर है। संघ मानता था धर्म सबसे ऊपर है। हम मानते थे समाज सबसे ऊपर है। ये टकराव लगातार चल रहा था। जब गांधीवादी आंदोलन में आगे चलने के लिए इनकार कर दिए, तो हम लोगों को भी निराशा तो बहुत हुई। निराशा हुई तो मैं फिर दो वही उसी समय फटाफट दिल्ली छोड़ा, यहाँ आ गया, फिर बैठ के यहाँ प्लान बनाने लग गए। फिर वो प्लान बनते रहा। फिर दिल्ली ऑफिस सक्रिय हुआ। फिर 2015-16 में मैं फिर दिल्ली लौट गया। 17 में बैठ गया। अब 2017 में एक एक इसके पहले आपको थोड़ी सी 4 लाइन घटना बता दूं कि 2004-5 में मेरा विश्व हिंदू परिषद में भाषण कराया गया। पूरा करीब करीब 1.5-2 घंटे का भाषण हुआ। गोविंदाचार्य जी भी थे, राम बहादुर राय तो थे ही, आचार्य पंकज थे ही, ओम प्रकाश दुबे वगैरह ये सब तो दो उस समय थे ही। भाषण कराया गया, भाषण रिकॉर्ड किया गया तुरंत। तुरंत रिकॉर्ड करके और सुदर्शन जी को गया। सुदर्शन जी ने सुना, पसंद किया। प्रवीण तोगड़िया को सुनाया गया और प्रवीण तोगड़िया ने विरोध किया। चलिए, संघ ने मेरा भाषण रिजेक्ट कर दिया। संघ अपने रास्ते चलेगा। ये गांधीवादी मार्ग संघ का मार्ग नहीं है। संघ ने भाषण रिजेक्ट कर दिया। हम लोग अपना काम आगे बढ़ाते रहे। फिर हम लोग का काम जारी रहा, बंद नहीं हुआ। जब 8 में गांधीवादियों ने इनकार कर दिया कि हम तो संघ के साथ नहीं बैठेंगे, तब हम लोगों ने नए तरीके से सोचना शुरू किया। गोविंदाचार्य जी, आचार्य पंकज जो मैं जो भी, हम लोगों ने सोचना शुरू किया। और सोच करके 2017 जब आया, एक बात आपको ये बता दें कि 2009 के बाद धीरे धीरे नरेंद्र मोदी हम लोगों की लाइन से सहमत हो गए। मैं, राम बहादुर राय, आचार्य पंकज जिस लाइन पर कार्य कर रहे थे, नरेंद्र मोदी उस लाइन में चलने लग गए। तो हम लोगों के
ताकत बहुत बढ़ गई। भारत का प्रधानमंत्री और हम लोगों की बात का समर्थन कर रहा है। हमारी ताकत बढ़ गई और संघ को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि बात निरर्थक नहीं है, बात में तर्क है, दम है, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। 2017 में वृंदावन में एक गुप्त बैठक होती है। उस बैठक में दोनों गुटों को एक साथ चर्चा करनी थी। तो मैं, आचार्य पंकज, रामवीर श्रेष्ठ, राम बहादुर राय, हम लोगों ने ये बात साफ कर दी कि हम लोगों ने अपनी बात कह दी। अब हम अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने अपनी बात कह दी है, आपको मानना हो मान लीजिए, नहीं मानना हो मत मानिए। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आप दोनों का रास्ता अलग अलग है। मानना है तो आप मानिए। तब उस संघ के प्रमुख लोग मोहन भागवत के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, बाबा रामदेव और विजय कौशल जी, चार लोग एक साथ बैठे वृंदावन में। हम लोग बैठने नहीं गए, हमने अपनी बात कह दी। अब आप सोचिए, और इन चारों लोगों ने बैठ करके उसमें राजनाथ सिंह को शामिल होना था। ऐन मौके पर राजनाथ सिंह इनकार कर गए, नहीं गए। तब इन चारों लोगों ने बैठ करके और निष्कर्ष निकाला कि जो बात बजरंग मुनि जी, राम बहादुर राय बोल रहे हैं, यह बात मानने लायक है, समझने लायक है, फॉलो करने लायक है। सावरकर ने जो हिंदुत्व की परिभाषा दी है, उस परिभाषा को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। गलत है। राहुल गांधी जो हिंदुत्व की परिभाषा बोलते हैं, ये तो पागल मूर्ख है, कुछ भी बोलता है, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन सावरकर ने एक परिभाषा दी है, उसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया। हम लोगों ने हिंदुत्व की परिभाषा दी, वैचारिक संतुलनवादी विचारधारा। इन दोनों के वैचारिक संतुलनवादी विचारधारा के आधार पर चलने वाला हिंदुत्व, वही हिंदुत्व की लाइन होगी। इस लाइन को
इन सब लोगों ने, आदित्यनाथ, रामदेव, इन लोगों ने राय सलाह करके और कई घंटे माथा पच्ची किया कर कुरा करके इन लोगों ने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद एक दिन दो दिन के बाद मोहन भागवत ने खुल करके ऐलान किया कि हिंदुत्व की ये परिभाषा होगी, पूजा पद्धति पर हिंदुत्व नहीं चलेगा, हिंदुत्व चलेगा अहिंसा और सत्य पर। यह परिभाषा स्वीकार कर ली गई, और चूंकि स्वीकार कर ली गई तो हमारी बात समाप्त हो गई। अब समाप्त हो गई तो फिर हम और आचार्य पंकज ओम प्रकाश दुबे से किनारा किए। इनसे किनारा किए अपने साथी, चौथे साथी से दिल्ली में, और हम लोग चले गए ऋषिकेश। वहां जाकर के फिर नया तरीके से सोचना शुरू करा। तो मेरा अब कहने का आशय ये है कि हमारी हिंदुत्व की परिभाषा अब वही है जो मोहन भागवत कह रहे हैं, जो संघ कह रहा है, वही हिंदुत्व की परिभाषा है। उसी आधार पर हम लोग अपना कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम दो अलग अलग लाइन पर काम कर रहे हैं। एक लाइन है स्वतंत्र विचार मंथन। स्वतंत्र विचार मंथन में आप किसी भी विचारधारा को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तर्क रख सकते हैं, अपनी बात आप बोल सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, सब खुली छूट है। जो चर्चा रात को होती है, इस चर्चा में आप कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ज्ञानेंद्र जी, नरेंद्र जी, ये जो मिलकर के ज्ञान केंद्र बना रहे हैं, उन ज्ञान केंद्रों के बीच में सीधी विभाजन रेखा है। वहां हिंदुत्व की परिभाषा वही होगी जो तय हुई है, वैचारिक संतुलनवादी। उससे आगे हट करके आप उस मंच से आप सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, किसी की भी प्रशंसा नहीं कर सकते। वहां अगर प्रशंसा होगी तो सत्य और अहिंसा, इन दो को स्थापित करेंगे। यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अपने जो भी साथी
ज्ञान केंद्र बना रहे हैं। ज्ञान केंद्रों को सीधा संदेश ये जाएगा कि अहिंसा, अहिंसा और सत्य के नेतृत्व में हिंदू। और मोहन भागवत और अपने नरेंद्र मोदी मिलकर जो भी तय करेंगे वो देश के लिए तय होगा, राष्ट्र के लिए तय होगा, वो सब तय होगा। हम लोग समाज का काम कर रहे हैं। हम समाज का काम हम करते रहेंगे। जो भी चलेगा अब इस लाइन पर चलेगा। ये बात साफ हो गई है। लाइन एकदम क्लियर है। ऋषिकेश से भी यही नतीजा निकला है। आगे का मार्ग भी यही है। कोई दिमाग में किसी तरह का भ्रम नहीं है। आप चाहें तो कोई बात हमसे अभी पूछ भी सकते हैं। अभी 10 मिनट करीब बचा है मेरे पास टाइम। आप आप पूछ भी सकते हैं। हम आपको और क्लियर कर देंगे। बता भी सकते हैं जो भी बात हो। ये बात मैं आपके सामने साफ करना चाह रहा था। अभी धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ और होगा। कल तो बनारस जाएंगे, तो कल बनारस जाएंगे तो परसों शनिवार वहां रहेंगे। फिर आगे रविवार सोमवार को सोचेंगे कि वहां से कैसे करना है। और फिर लौट कर आएंगे तो फिर आप लोगों के साथ फिर और आगे बैठने की कोशिश करेंगे। तब तक थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य भी और सुधर सकता है। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ। आप कोई बात हमसे और पूछ लीजिए जिससे आपके दिमाग में बात क्लियर हो जाए। मैंने साफ कर दिया है कि अब हम लोगों के मंच से भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का गुणगान नहीं होगा। वो उनका जो भी गुणगान है वो आप चर्चा में, स्वतंत्र चर्चा में कर सकते हैं। कहीं कोई हमको दिक्कत नहीं है। स्वतंत्र चर्चा में कर सकते हैं। मंच से नहीं होगा। हम लोगों के मंच से तो एक संदेश जाएगा। वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व, अहिंसा और सत्य के नेतृत्व में यही संदेश जाना चाहिए। चलिए, खुली बात है। आप खुला प्रश्न कर सकते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है इस बात पर। मनु जी, हमारा एक प्रश्न है। सावरकर की नीति में क्या गलती थी जो है कि इसको हम समझना चाहिए कि उनकी नीतियां यहाँ पर गलत थी।
आप स्वतंत्र हैं। हाँ हाँ। आप सावरकर का पक्ष अपने आप सबके सामने रख सकते हैं। हम लोगों का जो मंच है, हाँ। उसको मंच में सावरकर की भूमिका शून्य है। उसमें चर्चा में आप सावरकर को पूरी तरह स्थापित कर सकते हैं। नहीं, हमें हमको कोई सावरकर जी, आपत्ति नहीं है। सावरकर को स्थापित करने के लिए या नकारने की या समर्थन करने की बात नहीं है। हमें वह जानना था कि सावरकर ने ऐसी क्या गलत नीति अपनाई थी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। इन्होंने तो अपनी बात कह दी। हमको मैंने मैंने आपको अपनी बात बता दी कि सावरकर पर में आप खुली चर्चा करिए ना, कोई हर्जा नहीं है। हम लोगों का बैनर लगा करके काय को चर्चा करिएगा। ठीक है। और और प्रश्न करिए भाई। अच्छा, ये अभी प्रश्न है कि बहुत लोग हैं। अभी तो केवल अभी अभी तक केवल मंगला प्रसाद जी ने एक सवाल किया है बस। हमारा एक दूसरा प्रश्न है कि क्या नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दोनों इस्लामिक अतिक्रमण को रोकने में सफल रहेंगे? क्या उनकी नीतियां इस्लामिक अतिक्रमण को रोकने में सफल रहेगी? बात देखो क्या। अच्छा, इनका कोई क्या प्रश्न है मंगला प्रसाद जी का, कोई बताइए भाई। बाबा जी, उनका प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की जो जोड़ी है, क्या इस्लामिकरण को रोकने में ये सफल रहेंगे? वो लगभग वो रोकने में इस्लामिक। कामयाबी हासिल कर ली है हम लोगों ने। वैदराज अच्छा ठीक जी, है। हाँ इसकी। हाँ भैया जी, मैं बोलूं? हाँ मैंने कहा कि इस विषय पर परसों परसों हम लोग चर्चा रखेंगे, शनिवार को। ठीक है। शनिवार को आप लोग रख लीजिएगा। मैंने अपनी जी बात एकदम बाबा जी, साफ कर दी। शनिवार को विदेशी। चर्चा रखेंगे हम लोग। जी। हाँ, शनिवार को आप रख लीजिएगा। मैंने अपनी बात आपको साफ कर दी है जी। कि हम हमारे हमारे मंच में सावरकर की किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है। जी बाबा जी। हाँ, आप वो खुली चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, नतीजा निकाल सकते हैं। लेकिन जो भी होगा हम लोगों के बैनर तले नहीं होगा, स्वतंत्र चर्चा में होगा। हाँ, अब बताइए बाकी लोग और कोई बात। कोई बात विपुल जी को कहनी हो। भाई विपुल जी, मदन जी, आचार्य सुनील देव जी, आप लोगों की लाइन इस मामले में जो मैं बता रहा हूं, इस मामले में थोड़ा थोड़ा कभी कभी मान लीजिए हट करके है। ठीक है। जो मैंने आपसे कहा है कि हम लोगों का जो बैनर है, उस बैनर में सावरकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस,
इनकी कोई भूमिका नहीं है। अब इसमें भूमिका है नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, ये दोनों मिल करके, और जिस तरीके से देश चलाना चाहते हैं, उससे हम लोग पूरी तरह सहमत हैं। हम लोग वो पागल राहुल गांधी क्या क्या दिन भर अभी अंडमंड आज सवेरे से बोल रहे हैं, ऐसा कोई हाइड्रोजन बम आएगा, सब तहस नहस कर देगा। तो बोले दीजिए, हमसे क्या मतलब है उससे, हमारा तो कोई विषय नहीं है वो। तो आप लोग और बात पूछ लीजिए, कोई बात हो तो। एक मंगला प्रसाद जी ने एक बात पूछी, वो मैंने बता दी। अब आगे और कोई बात पूछिए तो, और आप समझ लीजिए। एक प्रश्न और आ रहा है बाबा। हाँ, बाबा मंगला प्रश्न प्रसाद जी हाँ, बोलिए। पता। प्रश्न ये है, क्या अ, मोदी जी और मोहन भागवत जी के पास कोई ऐसा फॉर्मूला अभी है, कोई योजना ऐसी है जिसके तहत भारत में जो मानव श्रम उपलब्ध है उसका सकारात्मक दिशा में उपयोग किया जा सके? देखिए, अगर उनके पास है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं है, हम खोज करके उनको देंगे कि भाई ये जी बाबा। ये वाला रास्ता है, हम उनको देंगे, उसमें क्या दिक्कत आएगी। जब वो इनकार करेंगे, जी बाबा। हम जो फार्मूला देंगे, हम सब लोग, आप सब लोग मिलकर, जी जी। हम लोग बैठ करके जो फार्मूला देंगे, नई बात बताएंगे, जी बाबा। या तो वो स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। जी बाबा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको सुझाव देंगे। हम नया फार्मूला खोज कर निकालें तो वो घिसा पिटा फार्मूला छोड़ दीजिए, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, जी बाबा। वो सब पुराना फार्मूला हो गया। अब अब देश को आगे बढ़ाना हम लोगों का काम नहीं है, हम लोगों का काम है समाज को आगे बढ़ाना। देश तक सीमित मोहन भागवत और वो नरेंद्र मोदी करेंगे, वो जी देश की प्रगति की बात करेंगे। तो इसमें क्या दिक्कत आएगी, ये सोचिए माता प्रसाद जी। जी। जी बाबा। हम फार्मूला निकाल कर दे तो, जी भाई हमने कुछ 2017 में कोई फार्मूला दिया, जी बाबा। जब हम लोगों ने कोई फार्मूला दिया तो इन लोगों ने विचार किया, और विचार किया तो सहमति दी, बात खत्म हो गई। जी। अब हम कुछ नया निकालेंगे तो निकाल करके देंगे। जी बाबा। जब वो रिजेक्ट देंगे, तब हम समाज में जन जागरण शुरू करेंगे कि भाई ये लोक स्वराज्य का फार्मूला
सबसे अच्छा फार्मूला है। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी लोक स्वराज्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हमको जन आंदोलन करना चाहिए। करेंगे। चलिए और बताइए कोई बात। कोई ज्ञानेंद्र जी, नरेंद्र जी। कोई प्रश्न नहीं है बाबा। नहीं, मुनि जी यही आज तो प्रश्न कोई है। हाँ, कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, प्रश्न कोई कोई नहीं है दरअसल प्रश्न में। नहीं मैं है आगे। हाँ, हम तो अभी बैठक में से अपनी निपटा करके आए हैं, तो बस आपकी बात सुनने के लिए मैंने शामिल हो गया था मैं। चलिए ठीक है। फिर मैं 2 दिन 4 दिन के बाद फिर से धीरे धीरे, भाई अब थोड़ा शरीर हाँ, के हिसाब से कुछ थोड़ा अब अब सोचना पड़ रहा है। इतना ही मामला है। नहीं ठीक है, कोई जितना आराम आप ज्यादा करिए। ये बनारस से लौट। हाँ। और आचार्य जी को जा करके मैं बताऊंगा कि इस तरह 2017 की जो बात गुप्त है, जो 2017 की चर्चा में आपको आपको बता रहा हूँ, ये एक प्रकार से गुप्त बैठक हुई थी। वो मैंने आपके सामने खोल कर रख दिया है। तो वो अब कोई गुप्त बात नहीं है। वो सारी चर्चा बैठ करके हुई है। अभी उसमें देखिए, आपको ये जानकारी दे दें कि हमारे आंदोलन का नेतृत्व करना था अपने अभी अभी जो जीवित हैं सर्वोदय के पंग साहब का, वही देख रहे थे। ठाकुरदास बंग की तरफ से वही देख रहे थे। अभी मैं नाम बताया था। चलिए, तो उनको नेतृत्व करा था सारे आंदोलन का, और वो पीछे हट गए। अमरनाथ भाई बाबा। जी। वही अमरनाथ भाई अभी जीवित हैं। तो वो पीछे हट गए, हम लोगों का आंदोलन फेल हो गया। फिर ओम प्रकाश दुबे जी भी फिर संस्था और प्रॉपर्टी में लग गए। उन्होंने अपनी लाइन बदल ली। फिर से हम लोग संघ के साथ जुड़ करके बात करने लग गए। उस समय गोविंदाचार्य जी हम लोग के साथ जुड़े हुए थे। फिर गोविंदाचार्य जी ने आंदोलन का नेतृत्व करने से इनकार कर दिया। कर दिया तो कर दिया।
तो अमरनाथ भाई को ही नेतृत्व करना था, राष्ट्रपति से मिलने जाना था, और इन मौके पर उन्होंने इनकार कर दिया। चलिए, कोई बात और हो तो बताइए, नहीं तो मैं आराम करूंगा। ठीक है बाबा, आप आराम करिए, हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक ठीक है। चलिए, आप चर्चा को आगे बढ़ाइए, तब तक मैं 5-7 मिनट और बैठता हूँ। जी बस उसके बाद फुर्सत हो जाएगी। तब ठीक तक ठीक। आप किसी साथ बढ़ाइए अपनी। जी, सभी किसी बंधुओं को साथी जी बताइए पवन जी। जी, सभी बंधुओं को नमस्कार। श्रम अभाव देश की अर्थनीति भिन्न हुआ करती है। भारत के सभी आर्थिक अन्यायों का एकमात्र समाधान है रोजगार में मानव श्रम की मांग बढ़ना। ठीक है, सरकार की नीतियां हैं, जो होंगी सो होंगी, लेकिन अभी हम लोग जो है एक चर्चा कार्यक्रम हर जगह पर स्थापित कर रहे हैं, जिससे कि मार्गदर्शक लोग जो है एक जगह इकट्ठा होकर चर्चा करना शुरू करें। जब मार्गदर्शक कोई बात करेंगे समाज में, तो समाज उसे अपनाता है। देश सत्ता अपनी नीतियों पे चल रही है, लेकिन समाज में नीति निर्धारण करने वाले मार्गदर्शक है ही नहीं। वो उनका कोई तंत्र ही नहीं है। तो जो प्रयास चल रहा है कि हर जगह जो है मार्गदर्शक लोग चर्चा करें। जब वे चर्चा करेंगे, तो आज देश की जो स्थिति है उसमें ऐसे लोग भी हैं जो 70 रुपया किलो आटा खरीद सकते हैं। तो वे किसान जो धारा से अलग चलना चाहते हो, वो ऑर्गेनिक गेहूं उत्पन्न कर सकते हैं, जहाँ केमिकल और कृत्रिम ऊर्जा से दूरी रहेगी उनकी। ऑर्गेनिक फूड उत्पन्न करेंगे तो भारत में एक अमेरिका बसता है। भारत में तो 2-3 अमेरिका बसते हैं, इतने बड़े बड़े लोग भी रहते हैं कि उनके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं वो लोग। लेकिन समाज चले कैसे उस मार्ग पर? समाज को चलाने वाला जो मार्गदर्शक होता है, जो ब्राह्मण होता है, वो तो है ही नहीं कहीं व्यवस्था में। जब आपका अपना तंत्र नहीं है और आपका कोई मंच ऐसा नहीं है जो इस बात के लिए कह रहा हो, सिर्फ हमारा ग्राम स्वराज संस्थान ही एक ऐसा मंच है जो ये कह रहा है कि आप जो है मार्गदर्शक लोग इकट्ठा होकर चर्चा करें और समाज को दिशा दें। तो जब समाज को दिशा मिलेगी तो समाज आगे बढ़ेगा। सत्ता तो मिली हुई है देश को, देश आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के और आरएसएस के सपने साकार हो रहे हैं, देश मजबूत हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है। अब हमें जरूरत है कि हम समाज को मजबूत करें। हम समाज के लिए सोचने वाले लोग हैं, हम समाज को बड़ा मानने वाले लोग हैं। तो अपनी व्यवस्था, अपना तंत्र खड़ा हो और अपने लिए सोचे, तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हम और नरेंद्र जी एक मीटिंग में लखनऊ में इस बात पे चर्चा उठी, और वहाँ यह बात हुई कि जीएस जिस तरह से आरएसएस सत्ता पे कब्जा कर लिया है, उसी तरीके से जीएसएस भी सत्ता पे कब्जा कर लेगा, ग्राम स्वराज संस्थान भी कर लेगा। तो आप लोग भविष्य में नेता बनना चाहते हैं, इसलिए मीटिंग कर रहे हैं। हमने कहा हाँ,
क्या सत्ता पाना गलत है क्या? अगर कभी ग्राम स्वराज संस्थान जीएसएस भी सत्ता प्राप्त करता है तो उसमें आपको क्या समस्या है? जिस तरह से आरएसएस के लोग आज सत्ता में हैं, उसी तरीके से जीएसएस के लोग भी सत्ता में हो सकते हैं। हमारे विचारों से वो लोग प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपको और हमारे लिए अच्छा ही तो होगा। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो बहरहाल वह इस पे जो है शांत हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, आपने सच्चाई को स्वीकार किया। जब आपका जिला प्रमुख बनेगा तो वो एक विधायक और सांसद से ज्यादा ताकत रखेगा, उनके बिल्कुल रखेगा। और समाज के लोगों को ज्यादा ताकतवर होना ही चाहिए, सत्ता से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जय जी। बाकी के साथी बताएं। नमो नमः। जी बताइए आदरणीय। हाँ, धन्यवाद। अभी जो पवनजय जी कह रहे थे, हम लोग संगठित होना चाहिए अपने वैचारिकता के आधार पर, और वैचारिकता ही प्रमुख होता है। यदि हम तटस्थ चिंतन करते हैं देश हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान होगा। और ऐसे विचारकों का तंत्र विकसित होता है तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान होता है। यह एक सुनिश्चित बात है, कोई भी नीति या नियम बनाया जाए, काल परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन होना आवश्यक होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी ऐसी बातें मिलती है। सतयुग के लिए कुछ और था, द्वापर के लिए कुछ और था, त्रेता के लिए या कलयुग के लिए। तो हर समय हर परिस्थिति में जो है कि नियम उसके अनुसार बनते रहते हैं। तो जो विचारक होता है, मार्गदर्शक होता है, वह समय परिस्थिति के अनुसार जो है कि सही दर्शन प्रस्तुत कर पड़ता है। अभी तक जो अनादिकाल से जितने भी नियम बने हैं, ऐसा कोई नियम हम नहीं कर सकते हैं जो एक वह जो एक समय काल परिस्थिति के अनुसार हमेशा प्रासंगिक रहा हो। चाहे अहिंसा का सिद्धांत रहा हो, चाहे सत्य का सिद्धांत रहा हो, चाहे जो है कि जो भी सिद्धांत आए हैं, समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहा। हालांकि भारतीय दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत है वह अद्वैत सिद्धांत है, अद्वैतवाद। हालांकि यह चर्चा का विषय नहीं है। तो हम विचारधारा की बात करते हैं। विचारधारा में हमें कभी भी वर्ग चिन्हित नहीं करना चाहिए। प्रायः जो है कि चर्चा को दो लोग जो है कि दूषित करते हैं, एक कुंठित, एक मतांध। जो कोई वर्ग स्थापित करता है, अमीर, गरीब, श्रमिक, बेरोजगार या अधिकारी, कर्मचारी, ऐसा कोई वर्ग नहीं होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी परिवार से आए, वह मनुष्य ही होता है। और हम अपने जो चिंतन है यदि उसको विशाल रूप से देना है, व्यापक रूप देना है, तो मनुष्य मात्र के रूप में उसके कल्याण की चिंतन करना चाहिए, जिसमें प्रत्येक मनुष्यों का कल्याण निहित हो। तो यह बड़ा वैचारिक दृष्टिकोण है। तो प्राय जो है कुंठित विचारधारा जो है कि उसमें एक वर्ग पैदा करते हैं, चाहे भाषा को लेकर के या क्षेत्र को लेकर के या जाति को लेकर के, या पूंजीपति या बुद्धिजीवी या श्रमिक, किसान या दलित, पिछड़ा, कोई एक वर्ग के पक्ष में या किसी वर्ग के विरुद्ध में बात करते हैं। तो यही बातें जो है कि विमर्श को दूषित कर देती। बात विमर्श अपने सही स्थिति में नहीं आ पाता है और न तो अपने सत्य तक पहुंच पाता है, तक पहुंचता है। और बस हम यही चाहते हैं। बाकी जो यह बात है जो है कि श्रम अभाव अर्थनीति, हालांकि जो है सभी लोगों की अपने अपने देशों की परिस्थिति और स्थिति अलग अलग होती है।
अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार नीति बनाते के लिए स्वतंत्रता होती है। हमें जो है कि उनकी परिस्थितियों से हमारी परिस्थिति भिन्न हो सकती है, उसके आधार पर बनाई जा सकती हैं। और जैसे नेहरू जी, गांधी जी जो नीति लेके चले, तो निश्चित ही गांधी की नीतियों पर नेहरू ने जो ज्यादा जो है कि फोकस किया, वो अपने आप में गलत हो गया। यदि गांधी जी जीवित रहते हैं तो अपनी ही नीतियों में परिवर्तन कर देते हैं। जो बहुत बड़े नेतृत्व करता है, राजनेता है, वह समय काल परिस्थिति के अनुसार अपनी बातें बदलते रहते हैं, नीतियां उसके अनुसार बनती है, बिगड़ती है। और जैसे वैश्विक नीतियां हैं तो हर पल बदलती रहती है पूरे विश्व को देख करके। जैसे आजकल डोनाल्ड ट्रंप, चीन और मोदी और पुतिन इत्यादि के बीच में जो विदेश नीतियां हैं पल पल बदल रही हैं। लेकिन जो मूल नीति है वो अपनी उसी के हिसाब से लोग चलते हैं। देखिए, जो एक स्वाभाविक नीतियां होती है हमेशा, तो उसके लिए एक चेतना से युक्त नेतृत्व चाहिए। और कैसा चेतना से युक्त नेतृत्व चाहिए? जो है कि अपने आप में पूर्ण तटस्थ हो और आत्मज्ञानी हो, मार्गदर्शक हो, और लोक कल्याण के लिए वह प्रवृत्त हो। हालांकि जो कि है मोदी को हम कह सकते हैं कि लोक कल्याण में प्रवृत्त हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ भय और डर की वजह से नीतियों को लागू किया नहीं जा सकता। और अज्ञानियों के बीच में अपनी नीतियां लागू नहीं पर की जा सकती। वहाँ राज्य को अपना जितना बल प्रयोग करना चाहिए उतना बल प्रयोग करके नीतियों को लागू करने की तरफ देना चाहिए। मैं यहाँ तक समझता हूँ यदि लोक कल्याण के लिए नीति लागू करना चाहे तो जरूरत पड़ने पर जो है कि समझ शक्तियां अपने हाथ में ले करके भी लागू की जा सकती हैं। लेकिन यह रेयर, यह बहुत दुर्लभ मामला, दुर्लभ की स्थिति होती है। लेकिन जो है सुधारात्मक प्रक्रियाओं को जो है कि लागू होते रहना चाहिए, और हमेशा लागू होते रहना चाहिए। कोई भी जो है कि स्थिति जो है कि हमेशा संपूर्ण नहीं होती है। कुछ चीजें हैं दर्शन में जो है कि हमेशा वह सर्वकालिक होती हैं, उसको कभी बदल नहीं सकते हैं। जैसे अद्वैत दर्शन है, अद्वैत दर्शन को समस्त दर्शनों का शिरोमणि माना गया है। और अद्वैत दर्शन में सभी विचारधाराओं का समावेश हो जाता है। अद्वैत दर्शन एक मूल दर्शन है, उसमें कभी नीति परिवर्तित नहीं हुई है। देखिए ऐसा अन्य, विषय पे हाँ, विषय तो पे हाँ, विषय पर यही है। हाँ, थोड़ा शॉर्ट करिएगा, आज जो है अभी काफी लोगों को हाँ बोलना है। हाँ, तो जो विषय आज जो ग्रामीण छोटे उद्योगों को बंद होने का है, जो आर्थिक असमानता इससे जो उत्पन्न होती है उस पर जो है, तो हमारे ख्याल से जो है कि हमें जो है कि जब तक संगठित होकर के कार्यप्रणाली को नहीं अपनाया जाए तब तक संभव नहीं है। अकेला व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, जब दो लोग होते हैं तो बड़े कार्य कर सकते हैं। जो कुटीर उद्योग है, बहुत सी मिर्जापुर भी कुटीर उद्योग चलते रहे हैं, लेकिन बाद में बंद हो जाते हैं। इसलिए बंद हो जाते हैं कि उसका मैनेजमेंट जो है कि सही नहीं हो पाता, या उनका जो है कि एक टीम वर्क नहीं है। हमें चाहे छोटा उद्योग हो चाहे बड़ा उद्योग हो, हर चीज में एक टीम वर्क होना चाहिए। और टीम वर्क के लिए कोई जो है कानून नहीं बना है, कोई विधान नहीं बना है। पहले हमें जो है कि टीम वर्क, उसके मैनेजमेंट के लिए कुछ कानून विधान के तरफ जो है कि बात करनी चाहिए। टीम वर्क कैसे हो, उसके प्रति विधान कैसे बनाया जाए। हम तभी सफल हो सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुत बड़ी कंपनियों के समक्ष, जब हमारे पास टीम वर्क हो, एक सामूहिक। कम से कम जो है कि एक छोटा सा भी कार्यक्रम चलाने के लिए कम से कम 10 लोगों का एक जो है कि किसी भी व्यवसाय को, छोटे कारखाना को कम से कम 10-5 लोगों को टीम वर्क, क्योंकि मैनेजमेंट एक अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता है। परिवार के 2-3 व्यक्ति होते हैं मैनेजमेंट में तो चल जाता है। अब प्राय जो है कि यही व्यक्ति मैनेजमेंट में है तो बीमार पड़ा या कुछ उसकी स्थिति डाउन हुई या कोई अन्य उसका परिस्थिति जन्य कार्य, तो पूरी पूरी व्यवस्था जो है नष्ट हो जाती है। और बाद में पुनः जो है कि उसी कार्य को नए सिरे शुरू करना पड़ता है। मूलतः टीम वर्क होना चाहिए, और प्रत्येक कार्य का एक परिस्थिति तंत्र होता है और प्रत्येक कार्य का एक टीम वर्क होता है। हमें इन चीजों पर विशेष चर्चा करनी चाहिए, तभी हम जो है कि सही निष्कर्ष पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। जी, बाकी के साथी बताएं, और समय कम है तो सब अपनी
अपने हिसाब से जो है कम समय में बात रखें तो उतना ठीक नहीं लगता है। आप सभी लोग जो है चर्चा में लंबे समय से जुड़ रहे हैं तो महत्व समझते हैं आप लोग समय का। बाकी के साथी बताएं। मुझे लगता है कि समस्याओं का समाधान समाज में ही छुपा है, क्योंकि जहां से समस्या पैदा होती है समाधान भी वहीं से निकलता है। समस्या पैदा समाज के बिखराव से हुई है, समाज की यूनिटी से उसका समाधान निश्चित रूप से हो सकता है। अब बात आती है कि समाज का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अर्थात ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हमारे समाज से प्रतिभावान लोगों को अपने हित में काम करने के लिए खरीद लेती हैं, हमें उस चीज को रोकना होगा। उस चीज को रोकने के लिए क्या उपाय बनेगा, क्योंकि वही टीम तो वही है, क्योंकि वो भी विचारक है। कोई भी योजना बनाते हैं और उसको कार्य रूप देने में वो सारे के सारे सक्षम होते हैं। वो एक चैन में, एक श्रृंखला में, एक योजना में काम करने की उनके पास टेक्निक होती है, उनके पास तकनीक होती है, और उस योजना के तहत वो काम करने में सक्षम होते हैं। उनको रोकने का एक सरल सा उपाय है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाव प्रधान तो सभी होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भावनाएं तो छुपी रहती हैं। अब उस भावना को हमें जागृत करने की आवश्यकता है, और हमारा संस्थान कोशिश में लगा है कि इस प्रकार के लोग निकल करके सामने आए और समाज को सुसंगठित और एक योजनाबद्ध तरीके से पुनः एकत्रित करने का प्रयास करें। इसमें लगे हुए हैं। बस अभी कमी है तो केवल हमारी प्रतिभाओं के पलायन की, प्रतिभाओं का पलायन, क्योंकि प्रतिभाएं समृद्धि को प्राप्त करना चाहती हैं, एक ही चीज के पीछे भागती हैं। वो सुख के पीछे नहीं भागती हैं, वो संभोग के पीछे नहीं भागती हैं, वो समृद्धि के पीछे भागती हैं। और समृद्धि के साथ होना चाहिए सुरक्षा। समाज, जितने भी लोग हैं, धीरे धीरे समाज चेतन हो रहा है, उसकी चेतना जागृत हो रही है और इस दिशा में आगे काम कर रहा है, जिससे उन्हें सुरक्षा दे सकें और उनको रोका जा सके। मोदी जी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सरकार भी हमारी कोशिश में लगी हुई है, और आगे चल के ऐसी कोई ना कोई और उनकी समृद्धि और सुरक्षा के लिए बिल्कुल समाज में ऐसा कोई तंत्र विकसित हो जाएगा, जिससे हमारी प्रतिभाओं का पलायन रुक जाएगा और हमारी जो समस्या है उनका निदान समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। कोई और साथी बताएं, या किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी रख सकते हैं। नमस्ते सभी साथियों के लिए। बता आवाज दें आ रही है भाई। भैया जी? जी। राज्य की गलत अर्थनीतियों के कारण जो हमारे अ, सामने समस्याएं आ रही हैं, मतलब चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो या भुखमरी की समस्या हो। पहले स्वतंत्रता से पूर्व तो हमारे देश में छोटे छोटे उद्योग थे। बुनकर अपने मतलब अ, अपना जो है हाथ, जिसको हथकरघा बोलते हैं, अपने अपने उद्योग चलाते थे, कपड़ा बुनने के, मतलब सूत कातते थे उनके। जब से मतलब ये राज्य ने अपना हस्तक्षेप करा है, तब से उनके उद्योग धंधे चौपट हो गए ग्रामीण स्तर पर। बड़े बड़े उद्योग धंधे जो कारखाने बन गए, उनसे बेरोजगारों को तो रोजगार मिला, लेकिन मतलब देश में उनसे इतना प्रदूषण उत्पन्न हो गया कि शहरों में तो मतलब जीवन ही दुश्वार है मनुष्यों का, चाहे वो यातायात से या जो फैक्ट्री वगैरह चल रही हैं। लेकिन सरकार प्रयास कर रही है बंद करने का। शहरों की अपेक्षा मतलब
ऐसे ऐसे मतलब क्षेत्रों में उद्योग धंधे खुलवा रही है जहां मतलब पर्यावरण की मात्रा अधिक है, पेड़ पौधे वृक्ष जंगल खुले जंगलों में। तो इस तरह से जो है मतलब, और जो हमारी किसान भाई जो खेती करते हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं वो किसानों को भी विशेष लाभ नहीं हो रहा। फसल तैयार होती है तो इस समय कई राज्यों में इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई है कि धान की फसल चौपट हो गई, गन्ना धान की फसल चौपट हो गई। जब फसल ही नहीं होगी तो किसान जो है अपना खर्चा, परिवार का पालन पोषण किस तरह से करेगा। तो जब कर्ज हो जाता है किसान पर, भुखमरी के कगार पर जब किसान आ जाता है तो वो आत्महत्या करता है। तो इस तरह से मतलब जो राज्य की मतलब गलत अर्थनीति है उससे तमाम समस्याएं हमारे देश में अपने अपने राज्यों में जो है वो मतलब उत्पन्न हो रही हैं। राज्य में मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा। जब काम नहीं मिलता तो रोज बेरोजगार जो है अशिक्षित और शिक्षित भी मतलब पलायन कर जाते हैं दूसरे राज्यों में। पंजाब हरियाणा जो कुछ मतलब विकसित राज्य हैं, वहाँ काम के लिए अ, कई राज्यों से पलायन कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि राज्यों के मतलब लोग वहाँ श्रम के लिए मतलब मजदूरी करने के लिए घर बार छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो राज्य की अर्थनीति गलत अर्थनीति है उसका बेरोजगारी पर बड़ा ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और निरंतर बेरोजगारी भी बढ़ रही है। लेकिन गांव का व्यक्ति पलायन क्यों कर रहा है शहर में? क्योंकि वहां उसे रोजगार मिल जाता है। भले उसको परेशानी आए लेकिन उसको रोजगार मिल जाता है। 600-700 रुपये प्रतिदिन के वो कमा लेता है। हमारे देश में सरकार ने मतलब मनरेगा स्कीम लागू करी, वो भी अब एक ठप मतलब बंद सी पड़ी हुई है। गत वर्षों में उसका काम मतलब काम ने जो है गति पकड़ी और बेरोजगारों को रोजगार मिला, लेकिन अब उसका कार्य भी जो है बंद सा ही पड़ा है। तो राज्य की जो है मतलब गलत अर्थनीति से तमाम बाधाएं जनता के सामने, विशेषकर बेरोजगारों के सामने आ रही हैं। अब जिन राज्यों में बाढ़ का प्रकोप है, सरकार भी मदद कर रही है, धनाढ्य लोग भी मतलब गरीब किसानों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब में हो बिहार में हो। पंजाब में भी बहुत बेहाल है। इस तरह की बाढ़ भयंकर मतलब पहले कभी नहीं सुनी गई जो आज इतनी तबाही आई है। इसको प्राकृतिक प्रकोप कहें, ईश्वरीय प्रकोप कहें, क्या कहा जाए, इस पर भी विचार मंथन होना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारे देश की समस्याएं हैं वो बहुत तमाम राज्यों की समस्या हैं। इनसे हमारे भारतीय जूझ रहे हैं, और सरकार भी विशेष इन लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है जो मतलब बेरोजगारी से प्रताड़ित हैं और अपने धनाभाव में जीवन जी रहे हैं। बस इतना ही कहूंगा। मेरी बात समाप्त हो गई, आप बोलो। जी। साथी अगर संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहें या कोई प्रश्न रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं भाई साहब, मंगला प्रसाद जी ने एक प्रश्न पूछा था सावरकर की हिंदुत्व की परिभाषा पर। जी बस जी। एक लाइन की बात है। सावरकर जो हिंदुत्व की परिभाषा बताते हैं उसमें जिनकी जन्मभूमि और पुण्य भूमि दोनों भारत हो उसको वो हिंदू बताते हैं। और मुनि जी जो परिभाषा है वो ये है कि वैचारिक संतुलनवादी जो विचारधारा है वह हिंदुत्व। जो वैचारिक रूप से समृद्ध है, तर्क पर किसी बात की कसौटी को कसते हैं, तब उसको
अपने विचारों में परिवर्तन कर पाते हैं, अपनी परंपराओं में परिवर्तन कर कर स्वीकार करते हैं, वो हिंदुत्व है। बस यही इतना अंतर है, और कोई खास बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद। जी, कोई और साथी बताएं। भाई साहब, समय हो गया है, समाप्त किया जा सकता। जी, अच्छा, कल का विषय क्या रहेगा? बाबा जी बोल रहे थे कि वो कुछ लेख लिखते हैं, उन लेखों में हाँ। से किसी एक लेख को ले लिया जाए, उस पर चर्चा चल सकती है। और शनिवार को हम लोग जब नेपाल की चर्चा करेंगे, तो आपको पता होगा आज फ्रांस के राष्ट्रपति का भी शायद इस्तीफा हो गया ना, कल ही हो गया था। हाँ जी जी। तख्ता पलट हो गया और यहाँ भी कोशिश की जा रही है, तो इसको लेके परसों चर्चा हो सकती है। कल मुनि जी का कोई मुनि जी का कोटेशन। जो मुनि जी का जो लेख था ना भाई साहब, आज तो चर्चा हो गई उस पर। जी आप उसको कल और रखना चाहें तो रख सकते हैं। जी, ठीक है, कल मैं कोई लेख दे करके मैं डाल दूंगा। जी। ठीक है, चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।